हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में बेटा हमने इस अध्याय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई थी और आज इस वीडियो के द्वारा हम उसी क्रम को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपको बताया था जैसे तीव्र परिवहन के साधन, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, अंग्रेजी भाषा का प्रचार एवं प्रसार, ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास में योगदान मिला था। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी शासकों का नस्लीय धर्म, वो बात बात पर अपने को श्रेष्ठ और भारतीयों को निम्न जाति के रूप में बताते थे। भारतीयों को उच्च पद पर मनोनीत नहीं किया जाता था। ऐसे कारण थे जिनसे भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। और एक और महत्वपूर्ण कारण आर्थिक आर्थिक शोषण के रूप में जाना जाता है। आर्थिक शोषण भी भारतीयों को एक बार पुनः जगाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। आर्थिक शोषण ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित कर दिया। आर्थिक शोषण को आप लोग समझेंगे। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के स्वरूप आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आर्थिक राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और अपने सस्ते कच्चे माल को कहाँ बेचता था, भारत में बेचता था। किस प्रकार भारत में आर्थिक शोषण किया अंग्रेजों ने, बेटा हमने पिछली कुछ वीडियो में भी आपको बताया कि जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ वस्तुओं का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। और वस्तुओं के निर्माण के लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है कच्चा माल और दूसरा है बाजार, ठीक। और वो दोनों पूर्ति भारत से हो रही थी इंग्लैंड के लिए। कच्चा माल आसानी से मिल रहा था क्योंकि उस समय औद्योगिक विकास में सबसे ज्यादा प्रमुखता जो दी गई थी वो सूती वस्त्र उद्योग को दी गई थी और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास कच्चा माल था। भारत में बड़ी मात्रा में कपास उत्पादन किया जाता था। तो इंग्लैंड को भारत से कच्चा माल और बाजार, जो किसी भी उद्योग के निर्धारण में, किसी भी उद्योग को स्थापित होने में या स्थानीयकरण होने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं, वो दोनों कारक भारत में पूर्ति हो रही थी, ठीक। अंग्रेज अपने द्वारा तैयार माल को सस्ते दामों पर कहाँ बेचते थे, भारत में बेचते थे, महंगे दामों पर भारत में बेचते थे और कच्चे माल को अंग्रेज सस्ते दामों पर खरीदते थे, ठीक। तो इससे भारतीय जो उद्योग था वो नष्ट हो गया और भारत के आर्थिक शोषण एक महत्वपूर्ण कारण, एक महत्वपूर्ण वजह बना जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना आई। अब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आप लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई।
कब की गई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी। एक अंग्रेजी अधिकारी ने की थी जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेजी अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एक राजनीतिक संगठन बनाया था और बाद में ये संस्था, ये राजनीतिक संस्था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुई। ठीक, तो सबसे पहले बट आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। किसने की थी? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी? ये मैंने आपको बता दिया। कहाँ की थी? तो वो है बंबई। ठीक, तो बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। ठीक, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक, बंबई में हुई थी। अब ये संस्था बन जाने के बाद क्या हुआ ये आप लोग समझेंगे कि 1885 से भारत के इतिहास में एक नए युग का शुरू हो, एक नए युग का आरंभ हो। क्यों? क्योंकि ये संस्था, जो राजनीतिक संस्था बनाई गई थी, वो धीरे धीरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने लगी थी। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ था और इस राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न मुख्य अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक 1885 से लेकर 1919 के पहला चरण, ये कांग्रेस का पहला चरण के रूप में जाना जाता है। 1885 ईस्वी से लेकर 1919 कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1919 ईस्वी तक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट थे, कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। इस समय में संदिग्ध थे। यह आंदोलन केवल शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था। इस समय अवधि में भारत का शिक्षित जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस के कोई भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, संदिग्ध थे, अस्पष्ट थे, कोई भी स्पष्ट नहीं था। ठीक, पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारधाराओं से प्रेरणा लेते थे। ये जो चरण था, जो भी नेता कांग्रेस के सदस्य थे वो सिर्फ अंग्रेजों की रहमत पर टिके हुए थे। अंग्रेजों से क्या करते थे? आवेदन करते थे, अपनी बातों को मनवाने के लिए मांग पत्र रखते थे। लेकिन जो संस्था पहले अंग्रेजों के ऊपर निर्भर थी, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ और इससे आगे का जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। और उस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो धार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दी और उसी की वजह से हम लोग आज आज़ादी के रूप में अपना जीवन क्या कर रहे हैं? व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा जो काल माना जाता है वो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक, ये द्वितीय चरण है कांग्रेस का। कांग्रेस का द्वितीय चरण है 1919 से लेके 1947 तक। अब इस चरण में क्या हुआ, क्या कोई उद्देश्य स्पष्ट किए, ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग, अहिंसा, असहयोग अपनाने को आंदोलन चलाया। यानी इस समय अवधि में महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, कुछ सत्याग्रह किए और ये समय गांधी काल के नाम से भी जाना जाता।
अब कांग्रेस के विषय में जो मैंने आपको पहले बताया था वो के आधार पर स्पष्ट कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक अग्रणी भूमिका थी एलन ऑक्टेवियन हुयो, AO हुयो नामक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी की रही। वे उदारवादी अंग्रेज थे। कैसे अंग्रेज थे? उदारवादी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, S सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद, गोपाल गणेश आगरकर और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें ये लोग शामिल हुए थे और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता